तो आज हम लोग भारत के इतिहास के प्राचीन घटनाक्रम को देखने का कोशिश करेंगे। जिस चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे होंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो प्राचीन मतलब होता है पुराना, और इतिहास का जनक आप लोग जानते हैं हेरोडोटस को माना जाता है। तो प्राचीन मतलब पुराना हुआ, तो यानी पुराना पहले क्या था? ना पहले का कोई वीडियो होता है और ना ही पहले का कोई हम लोग को पास कोई फ़ोटो होता है। तो हम लोग पहले के चीज़ों के बारे में किस आधार पर जाने? तो पहले की चीज़ों के बारे में जानने के आधार के बारे में, जैसे बुक्स हो गया, मंदिर हो गया, सिक्का हो गया, लोगों द्वारा कहा गया कहानी हो गया, प्राचीन ग्रंथों से इत्यादि से हम लोग पूरे प्राचीन घटनाओं को जानने का कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इस स्रोत का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। ये साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन जानकारी मिला है उसको 2 भागों में हम लोग बांटे हैं। पहला बांटे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी जो बुक्स के द्वारा हुआ है, समझ रहे हैं बात को, जो बुक यानी किताब के द्वारा मिला है। और दूसरा मान रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई के दौरान अंदर से मूर्ति है, मंदिर है, सिक्का है इत्यादि सामान निकला। उसके आधार पर हम लोग प्राचीन भारत को, इतिहास को जानने का कोशिश करें। तो साहित्यिक स्रोत में हो गया वेद हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया एवं अन्य साहित्य हो गया। और पुरातात्विक में पूरा लेख हो गया, सिक्का हो गया, स्थाप हो गया, अवशेष हो गया, उत्खनन आदि से हो गया। और साहित्यिक स्रोतों में एक और है विदेशियों द्वारा विवरण, यानी विदेश से जो लोग उस टाइम आए थे उसके द्वारा जो बात कही गई है उसके आधार पर भी हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का कोशिश करते हैं। अब देखिएगा साहित्यिक स्रोत यानी बुक्स वगैरह, तो उसमें सबसे पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य मतलब समझ ही रहे होंगे, पूजा पाठ के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि। अब है बौद्ध साहित्य, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्य दान, बुद्ध चरित्र, महाविभास, जातक। अब इन सभी बुक्स के लेखकों के बारे में भी जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष हो गया, महाविभास का लेखक वसुमित्र हो गया, जातक के बारे में एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। इससे बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ किसमें मिलती है? जातक में मिलती है। अब आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या है? कल्प सूत्र हो गया, भागवती सूत्र हो गया, आचारांग हो गया, आचारांग सूत्र इत्यादि हो गया। अब आते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ये ऐतिहासिक स्रोत में कौन कौन सा आएगा? जो वैसा बुक जिसमें इतिहासों के बारे में, राजा के बारे में, उनसे संबंधित कहानियों के बारे में वर्णन है। पहला आता है राजतरंगिणी, इसका लेखक है कौन? कलहम। दूसरा आता है पृथ्वीराज रासो, इसका लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। हर्षचरित्र, इसका लेखक है वानभट्ट। मृद्रा राक्षक, विशाख दत्त। अर्थशास्त्र का लेखक आप लोग जानते होंगे कौटिल्य, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। स्वप्न वासनवादता, भास। राजाओं द्वारा रचित कुछ साहित्य, कुछ राजा भी, ये सब लेखकों द्वारा लिखा गया था। और कुछ राजा का भी बुक है हाल, सातवाहन वंश के द्वारा लिखा, सातवाहन का राजा है हाल। ये गाथा सप्तसाती है। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का है। मत विलास प्रहासन
प्रहासन, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और सोमेश्वर चालुक्य वंश का राजा है, उसने मनसोल्लास नामक बुक लिखा। अब आते हैं साहित्य स्रोत के ग्रंथ। पहला है कल्हन की राजतरंगिणी। इससे क्या है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहली बार ऐतिहासिक की झलक है, इस ग्रंथ में मिलता है। यानी इसमें इतिहास को पहली बार क्रम से सजा कर लिखा गया था, क्रम से सजा कर लिखा गया था, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, कल्हन की बुक राजतरंगिणी। उसके बाद है महावीमांसा और दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ है, दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। दक्षिण बौद्ध मतलब दक्षिण भारत में जो बौद्ध चलते थे उनसे। उसके बाद है ललित विस्तार, ये भी बौद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना नेपाल में हुई है। नेपाल में भी बौद्ध धर्म की काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि बुद्ध भगवान के जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद आते हैं पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्याय की रचना की। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। देख रहे हैं, सारे किताब से कुछ न कुछ जानकारी मिलता है। कल्हन के राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास मिला, जम्मू कश्मीर। उसके बाद महावीमांसा दीपवंशा से दक्षिण बौद्ध की जानकारी मिलता है। ललित विस्तार से रचना नेपाल में हुई है, नेपाल के बारे में जानकारी। पाणिनि के संस्कृत का व्याकरण का एक बुक है अष्टाध्याय की रचना की। इससे मौर्य काल के सामाजिक जीवन, यानी वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसा समाज था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, यानी जैसे पतंजलि का महाभाष्य है उसी तरह से था कैसा पाणिनि का अष्टाध्याय। ऐतिहासिक महत्व में प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्ष राजा था हर्षवर्धन, वर्धन वंश का राजा था कौन, हर्षवर्धन। उसका एक दरबारी कवि था कौन, बाणभट्ट, और उसने हर्षचरित्र नामक बुक को लिखा। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने लिखा। ठीक है। मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था एवं प्रशासन का जानकारी कौन देता है, तो वो अर्थशास्त्र देता है। वो किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। उसके बाद आते हैं अगला, बकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गोंडवह नामक बुक लिखा है। गोंडवह नामक बुक लिखा है। कौन, वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के तथा विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ प्रमुख भी। अब यहाँ पे राजा की जीवनी, जैसे हेमचंद्र का जीवनी, कुमार पाल चरित्र, न्याय चंद्र का चरित्र, हमीर काव्य, पदम गुप्त का चरित्र, नव साहस का चरिता और विललाल का भोज प्रबंधन इत्यादि जीवनी है। तमिल में लिखित, तमिल एक भाषा है जो तमिलनाडु तरफ चलता है। राजकीय जीवन चरित्र में से नंदी लवम कक्कम पल्लव शासक नंदीवर्धन तृतीय का प्रशस्ति है। उसके बाद आते हैं हम लोग विदेशी यात्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, ज़रा अच्छा से देखिएगा। सबसे पहला आता है विदेशी यात्री, यानी विदेश से जो भारत में आते थे उनको बोलते थे विदेशी यात्री। यानी पहले यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत संपन्न लोग रहते थे, इसलिए विदेशों से लोग यहाँ पे घूमने, पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने एवं लोगों को जानने आते थे। जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे यूनान से आने वाले लोग। कहाँ से, यूनान से। यूनान जिसे आज हम लोग एथेंस के नाम से जानते हैं। हेरोडोटस, पहला कौन है, हेरोडोटस।
हेरोडेटस। तो पता है हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी हेरोडेटस ने एक बुक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसमें इतिहास को बहुत क्रम तरीक़ा से सजाया और ये पहला बुक है जिसमें इतिहास को कालक्रम के अनुसार सजाकर लिखा गया, इसीलिए हेरोडेटस को इतिहास का पिता माना जाता है। दूसरा, ये कहाँ का यात्री था? यूनान का। दूसरे यात्री है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर मर गया तो उसके बाद यही वहाँ का शासक बना और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका मदद चाणक्य ने किया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा और यह मूल रूप से अपर्याप्त है, लेकिन इसे उद्बोधन अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। मतलब यह पर्याप्त है लेकिन इसकी वर्णन बहुत सारे लेखकों ने किया है। उसके बाद अगला आते हैं अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन के पहली सदी में भारत के बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का विवरण नामक बुक में इन्होंने भारत के बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति, व्यापार के आदि पर प्रकाश डाला है। उसके बाद अगला है राजा, सभी यूनानी यात्री है, सभी यूनान से आने वाला है। अगला है राजा टॉलमी की क्या है? ज्योग्राफी, जो 150 ईस्वी के आसपास लिखा था। प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। टॉलमी की कौन है? ज्योग्राफी। उसके बाद पाँचवा है स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। स्ट्रेबो ने क्या बोला कि जो मेगास्थनीज अपने बुक में लिखा है वो सब काल्पनिक घटना है, या रियल में नहीं हो सकता, यानी सही में ऐसा चीज़ नहीं है। उसके बाद रोम यात्री में सबसे पहला आता है प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्रिका नामक बुक लिखा। प्लिनी ने कौन सी बुक लिखा? नेचुरल हिस्ट्रिका नामक बुक लिखा। भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी कौन देती है? तो वो हो गया प्लिनी। उसके बाद आते हैं चीनी यात्री। चीन से आने वाले यात्री को चीनी यात्री कहते हैं। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थ के दर्शन के लिए आते थे। चीनी का आने का मुख्य मकसद क्या था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों को घूमना। पहला है फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो गुप्त शासक था, यानी गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इस चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य का उपाधि मिला है। उसके बाद गुप्त वंश का शासक कौन है? संस्थापक कुमारगुप्त हो गया। और गुप्त वंश का ही शासक ने एक था जो इसने कुमारगुप्त ने किसका निर्माण कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय का। और गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का चलाया गया था। आगे चलते हैं, वो आगे देखेंगे। गुप्त शासक क्या है? फाहियान कहाँ का रहने वाला था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह कौन था? गुप्त शासक था। के शासन काल में भारत आया था। ये 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। 5वीं सदी यानी 400 कुछ ईसा पूर्व ईस्वी में आया होगा। 5वीं सदी कहने का मतलब 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में जो आया उसको 5वीं सदी में कहेंगे। इसने फुकोकी
फुकोकी नामक बुक लिखा कौन? फाहियान ने, की रचना की, जिसके गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। जिन्हें गुप्त काल के, चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण में हम लोग क्या क्या देखें? पहला यूनानी यात्री, यूनानी में पहला गया हेरोडोटस, दूसरा में मेगास्थनीज, तीसरा में अज्ञात लेखक एक आया था जिसने पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी का रचना किया था। उसके बाद टॉलमी आ गया, उसके बाद स्ट्रेबो आ गया। उसके बाद रोम यात्री में देखें पहला को प्लिनी एक ही यात्री आया था। उसके बाद चीनी यात्री में कौन आ गया? फाहियान। पहला कौन मिल गया? फाहियान। इसका बुक का नाम क्या है? फुकुको। मेगास्थनी का बुक का नाम कौन था? इंडिका। क्या था? इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक है और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा चीनी यात्री कौन है? हुएनसांग। कहता है यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया था। हुएनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में भारत आए थे। इसने फुकुकी उसने लिखा था। इसने सुयुकी नामक पुस्तक लिखा और भारत को इंटू मतलब अर्धचंद्राकार नाम देता है। इस बुक में कहता है वाटसन के अनुसार वह भारत को इंटू यानी अर्धचंद्राकार के नाम देता है। हुएनसांग के मित्र विही ली ने हेनसांग की जीवनी लिखी। विही ली ने इसके हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज, समाज का वर्णन किया। यानी ये हुएनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। और हर्षवर्धन कोची था? तो ये वर्धन वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्षवर्धन, वर्धन वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? हर्षवर्धन। और उसके समय में आया था कौन? हुएनसांग। कहता है इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी कहा जाता है कि हुएनसांग 138 देश घूमा था। इसलिए हुएनसांग को 2-3 नाम से जाना जाता है। यात्रियों का राजकुमार। आगे चलते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। इत्सिंग ने क्या किया है? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में है बिहार में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्सिंग हो गया नालंदा में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। अरबी यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। यह पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। यानी पाल वंश और प्रतिहार वंश। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के समकालीन है। यह मोहम्मद गजनी के साथ आया था और तहकीकत ए हिंद नामक बुक लिखा। इसी को बोलते हैं किताबुल ए हिंद की रचना की, जिसके भारत के निवासियों की दशा के बारे में वर्णन किया है। यानी भारत में रहने वाले लोगों के दशा बताया। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बत बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी में ग्रंथ कगयूर और तंगयूर से भी भारतीय इतिहासों का कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है। अब आते हैं, देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण देख लिए। विदेशी यात्रियों में पहला यूनानी यात्री हेरोडोटस, मेगास्थनीज, उसके बाद अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, उसके बाद टॉलमी, उसके बाद स्ट्रेबो, उसके बाद रोम यात्री प्लिनी आ गया जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा। उसके बाद ये इंडिका लिखा था मेगास्थनीज,
उसके बाद चीनी यात्री कौन, फाहियान जिसने फुकोकी लिखा। उसके बाद इत्सिंग जिसने सुयुकी लिखा, इत्सिंग ने कुछ लिखा, सुयुकी लिखा, सॉरी इत्सिंग करे हुएनसांग ने। इत्सिंग तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का में पढ़ा, उसके बारे में वर्णन किया था। अरबी यात्री सुलेमानी 9वीं शताब्दी में आया था। ये पाल और प्रतिहार वंश के अलबरूनी, इसका बुक नाम याद रखिए किताबुल हिंद। और ये किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। इनके अलावा एक है लेखक कौन, तिब्बत और बौद्ध लेखक तारानाथ। इन 12वीं शताब्दी में आया था। इन्हें काग्यू और तंग्यू नामक भारतीय इतिहास के कुछ जानकारी दिया। उसके बाद आते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी अब खुदाई से जो निकला। कहता है पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, स्मारक हो गया, मूर्ति हो गया, चित्रकला हो गया। उसके बाद अवशेष देखिएगा, मृदभांड हो गया, यानी मिट्टी का बर्तन हो गया, आभूषण हो गया। समझ रहे हैं सब लोग। अभिलेख समझते हैं, पत्थर पर जो लिखा हुआ रहता है खोद करके उसको अभिलेख समझते हैं। सिक्का जानते ही हैं, मुँह, स्मारक कहीं पे टीला की तरह, मूर्ति जानते ही हैं, चित्रकला कुछ चीज़ का चित्र पड़ा हुआ, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण इत्यादि। अब कहता है सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। यानी भारत में जितने भी खुदाई हुआ है सबका नेतृत्व किसने किया है, कनिंघम ने किया है। ये ब्रिटिश अधिकारी था जो पुरातात्विक अफसर बन के आया था। उसके बाद कुछ शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। अभिलेख किसे कहते हैं, जो लेख मुहर, प्रशस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। देखिए अभिलेख का सरल परिभाषा देखें तो अभिलेख क्या है। अभिलेख कहता है किसी पत्थर पर, किसी चट्टान पर या छोटे सिल पर कुछ लिख करके चौराहे पर लगा दिया जाता है ताकि राजा का बात जनता तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि आजकल जैसा पहले प्रेस मीडिया और अखबार और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, इसलिए लोगों को बताने के लिए या तो सबको मौखिक रूप से बोलना पड़ता था एकत्रित करके। अगर कुछ ऐसा नियम बनाना रहता था तो उसमें क्या करता था, एक पत्थर लेता था, उसमें बहुत सारे बातों को 10-15 को पत्थर में खुदवा दिया और चौक चौराहे पर जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे लगा दिया। उसी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं एपिग्राफी। देखिए अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। आगे चलते हैं पॉलियोग्राफी अभिलेखों तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों को, प्राचीन तिथियों को अध्ययन के पुरालिपि शास्त्र को पॉलियोग्राफी कहते हैं। यानी पुराने तिथियों को पढ़ने की को पॉलियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग आगे, देखिएगा न्यूमिस्मैटिक्स, यह सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। यानी हिंदी में इसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सिक्का बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के प्राचीन इतिहास में सिक्कों, पंचमार्क, सिक्का कैसा चलता था, पंचमार्क, कैसा सिक्का चलता था, पंचमार्क और आहत। पंचमार्क और आहत क्वेश्चन पूछता है प्राचीन काल में सिक्का कैसे चलता, पंचमार्क और पनाहत पंचमार्क। ऐसा पूरा इसको याद रखिए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। पन, आहत और पंचमार्क, ये सब मौर्य काल में चलने वाला सिक्का था। ये सब कैसा सिक्का था, मौर्य काल में चलने वाला सिक्का। साहित्य में इन सिक्कों को कांस्यपर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है, कांस्यपर्ण का। पुराने सिक्के तांबे, चांदी और सोने और शीशे के बने थे। यानी पहले जो सिक्का चलता था वो तांबा का था, चांदी का था, सोना का था, उसके बाद शीशा का है। आरंभिक सिक्के का कुछ प्रतीक मिले थे, पर बाद में सिक्के पर राजाओं को और देवताओं के नाम तथा तिथियों का उल्लेख मिलता है। कहता है आरंभिक सिक्के पर कुछ प्रतीक मिला था, यानी शुरू में जो सिक्का मिला उस पर कुछ चिन्ह बना हुआ था। कहीं मोर का चिन्ह, जैसे मौर्य काल में जो सिक्का चला पनाहत पंचमार्क, उस पर मोर का चिन्ह रहता था। लेकिन बाद में
सिक्का पर राजा और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लेख था। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद सोने के लिखित सिक्का सर्वप्रथम कुषाणों ने चलाया। सोने का सिक्का चाहिए। सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक के राजा मिनांडर ने चलाया था। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने चलाया था। और उसके बाद सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के राजा लोग चलाया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। उसके बाद गुप्त काल में सबसे अधिक सोना का सिक्का चला। सोना का सिक्का एक है सबसे पहले, एक है सबसे शुद्ध, एक है सबसे ज़्यादा। इसमें आता है इंडो ग्रीक, इसमें आता है कुषाण और इसमें आता है गुप्त। यानी सबसे पहले इंडो ग्रीक का राजा मिनांडर, सबसे शुद्ध कुषाण वंश के लिए। उसके बाद अगर इसको याद रखना है तो कनिष्क ज्वेलर्स के नाम सुने होंगे, जो कि इसी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा है। सातवाहन की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शीशे और पोटीन का सिक्का चलाया था। किसका? शीशे प्लस पोटीन का सिक्का मिलाकर के सोना चांदी की जगह पे शीशे और पोटीन का सिक्का जारी किया था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। गुप्त काल में ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में पनाहत पंचमार्क, लेकिन गुप्त काल में दिनार और सोना के सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्का को रूपक, ठीक है, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख मुहरों प्रस्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। देखिए अभिलेख क्या होता है? राजा का आदेश, नियम जो जनता को बताना चाहता है तो उसे किसी ताम्रपत्र पर, किसी लोहे के चदरे पर, पत्थर पर, चट्टान पर खुदवा करके और चौक चौराहे पर लगा देना अभिलेख करा था। तो मंदिर की दीवारों एवं ईंटों एवं मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सही बात है, आजकल भी मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ रहता है। कहता सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मैसूर, जिसे आजकल हम लोग मद्रास कहते हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा संग्रहित है। कहता मौर्य और मौर्योत्तर यानी मौर्य काल और उसके बाद के काल तथा गुप्त काल में अधिकांश अभिलेख कॉपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथों में संकलित है। तब मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। नाम पढ़ लीजिएगा अच्छा से। अभिलेखों की प्रयुक्त लिपियाँ, अभिलेखों में जो लिखा जाता था उसमें कौन लिपि होता था? तो पहला है प्राकृत लिपि, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है खरोष्टी लिपि और चौथा है यूनानी या अरमाइक लिपि। तो आपको अभिलेखों से क्वेश्चन अगर आता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो अभिलेखों को 4 भाषा में लिखा गया। पहला प्राकृत भाषा, दूसरा ब्राह्मी लिपि और तीसरा खरोष्टी लिपि और चौथा है यूनानी या अरमाइक लिपि। तो देखिएगा सारे लिपि के बारे में कुछ चीज़ कथा। आरंभ में जितने भी अभिलेख लिखे हैं सब प्राकृत भाषा के थे। उसके बाद अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं यानी इधर से इधर की ओर लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि, यह अशोक के कुछ शिलालेख में लिखा गया, ये दाएं से बाएं यानी इधर से इधर, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। यूनानी और अरमाइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख का यह लिपियों का प्रयोग हुआ है। देखिए अब कुछ अभिलेख के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले अभिलेख का शुरुआत कौन किया था बाबू? अशोक। कौन किया? अशोक। और अशोक का जो अभिलेख है वो 4 लिपियों में लिखा गया।
ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखा जाता है। आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तथा भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, यानी एरन अभिलेख में किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का है। तथा गोपराज नामक सैनिकों की पत्नी, गोपराज नामक यानी किसका वर्णन है? गोपराज के सैनिक की पत्नी के सती हो जाता है का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। किससे? एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख के अनुसार उस उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीता था। कथा भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। किसका अभिलेख? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय चाहता था कि हम पूरी पृथ्वी को जीत जाएं। उसके बाद तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया था। शरदकालीन सूर्य की तरह बताया था। अगले संकंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है। यानी संकंद गुप्त वंश का राजा था और उसके भीतरी अभिलेख है। अभिलेख का नाम क्या है? भीतरी अभिलेख। इसमें क्या वर्णन है? तो हुनों के आक्रमण हुआ था। हुन एक प्रजाति था जो भारत के बाहर रहते थे, उन्होंने आक्रमण किया था संकंद गुप्त पर। मंदसौर अभिलेख में यशोधो बर्मन को जनेंद्र कहा है। तो मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विजयों का वर्णन महरौली लोह स्तंभ में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन महरौली स्तंभ लेख में मिलता है। आगे है विदेशी अभिलेख तथा बोगज कोई एशिया माइनर यानी मध्य एशिया, एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख है। ये 400 ईसा पूर्व प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवी देवता का वर्णन बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। जिसमें कौन कौन देवता है? मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य का उल्लेख है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर में है, मध्य एशिया में है। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नातस का वर्णन मिलता है। हेलियोडोरस सब विदेशी अभिलेख है, विदेश में से है। यूनानी राजपूत के वो सननगर विदिशिया का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। तथा हेलियोडोरस का अभिलेख जो है वो भागवत धर्म यानी वासुदेव यानी विष्णु की आराधना का जानकारी है। और कहता प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेख। विदेश अभिलेख से थोड़ा सा पहले इधर आ जाते हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ एवं टोकरा अभिलेख में मिलता है, जिन्हें दिल्ली लाया गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेख को पढ़ा था। यानी अशोक जो शिलालेख लिखा था, अशोक का जो शिलालेख था उसको सबसे पहले खोजा था कितना में? तो 1750 ईस्वी में टिपेंथलर ने खोजा था। टिपेंथलर ठीक है। और 1837 में उसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप्स। ठीक है। कहता है अब है महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके शासक। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख है। शंकरगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति है। विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। हर्षवर्धन का मधुबन एवं बसखेड़ा अभिलेख है। यशोद बर्मन का मंदसौर प्रशस्ति है। और गौतम वल्लभी सिंह का नासिक अभिलेख है। अतः अभिलेख का विशिष्ट तथ्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित किया गया है। उसके बाद अशोक के प्रयाग प्रशस्ति श्लोक में कारुबाकी एवं तिबर का उल्लेख है। कारुबाकी एवं तिबर का समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संबंधी विग्राहक हरिसेन ने किया था। अब आते हैं यहाँ पे एक पेज छूट गया था। अब कहता है 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंट टू लॉज के नाम से किया गया। मनुस्मृति एक कानूनी ग्रंथ है, पुराना कानूनी ग्रंथ है। उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। उस बुक का नाम एक कोड ऑफ जेंट टू लॉज कहता है। सर विलियम जोन्स ने ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। सर विलियम जोन्स ने ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जो 1789 में है। अभिज्ञान संकुलम का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने तथा विल्किंस 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया विल्किंस ने। उसके बाद विसेंट ऑफ आर्थर स्मिथ की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद ब्रिटिश इतिहासकार S.L. बैसम ने वंडर डेट वाज इंडिया लिखी। और D.D. कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम का प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। ये सब किताबें हैं जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं आगे प्रमुख रचनाएं। विज्ञानेश्वर मिथिलाक्षस का है। जमूत वाहन दयाभाग का है। कालिदास का बुक है अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम। उसके बाद विशाख दत्त का बुक है मृगराक्षस। उसके बाद देवी चंद्र गुप्तम। शूद्रक का मृच्छकटिकम। वात्सायन का कामसूत्र। राजशेखर का काव्यमीमांसा और कपूर मंजरी। हरविलास बाल रामायण। वानभट्ट का हर्षचरित्र। बिल्हन का विक्रमा देवचरित्र। अमर सिंह का अमरकोश। पद्म गुप्त का नव साहंसक चरित्र। सोम देवता का ललित विग्रहराज। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। और भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। अतुल का मुसिंग वंश। नागसेन का मिलिंद कन्हो। ब्राह्ममिहिर का बृहत् संहिता। भवभूति का उत्तर रामचरित्र। दांडी का काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी का कुमारपाल चरित्र। जयदेव का गीत गोविंदम। भास का चारुदत्त और स्वप्न वदता। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। अश्वघोष का बुद्धचरित्र एवं सूत्रालंकर। वेद व्यास का भागवत गीता महाभारत। भर्तृहरि का भगवती शतक। भर्तृहरि का भगवती शतक। हेमेंद्र का दशावतार चरित्र। कामंदक का नीतिसार। भारत का नाट्य शास्त्र। वाल्मीकि का रामायण। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस।
हरिसेन का बृहत कथा कोश, मास का शिशुपाल वध, सांगरदेव का संगीत रत्नाकर, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, नागार्जुन का सत्य साहित्य का बिहारी का सतसई, नारायण भट्ट का हितोपदेश और सोमेश्वर का प्रीति कौमुदी और कात्यायन का गार्गी संहिता। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानने का कोशिश किए। सबसे पहले इसमें क्या करें, प्राचीन स्रोत में कौन कौन आ गया, बुक आ गया, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत आ गया। बुक में आ गया 2 प्रकार के साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण वेद ये सब आ गया। उसके बाद बौद्ध साहित्य का ग्रंथ आ गया, उसके बाद जैन साहित्य आ गया, उसके बाद ऐतिहासिक राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवार्ता, ये हर्षवर्धन। उसके बाद फिर कुछ राजा का बुक्स आ गया। उसके बाद साहित्यिक स्रोत प्रमुख ग्रंथ है महादीपांसा, ललित, पाणिनि, पतंजलि किसका लेखक है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। उसके बाद आया यात्रियों का विवरण, उसके बाद यूनानी यात्री आया, उसके बाद हेरोडोटस आया, उसके बाद मेगास्थनीज आया, उसके बाद अज्ञात लेखक का प्रेफरेंस आ गया, टॉलमी आ गया, एस्ट्रोबोस आ गया। उसके बाद प्लिनी, रोम यात्री प्लिनी आ गया जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा। उसके बाद चीनी यात्री आ गया, इसमें फाहियान आ गया, फाहियान में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, फुयुकी लेखक लिखा बुक्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, वेंस आ गया जिसे सुयुकी लिखा, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 138 देश घूमा है, इसमें वर्णन था। इत्सी, यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और जानकारी घूमने आया था। सदारी यात्री सलेमान, यह 9वीं शताब्दी में था, पाला प्रतिहार वंश के बारे में लिखा है। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के दरबार में था, तावड़ी हिंद बुक लिखा। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत आ गया, पुरातत्व अभिलेख आ गया, अभिलेख के बाद क्या आ गया, एपिग्राफी, अभिलेख का भी एपिग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक सिक्का आ गया, उसके बाद सिक्का के बारे में पंचमार्क सिक्का है मौर्य काल में। और उसके बाद दिनार और चांदी का सिक्का, चांदी का रूपक सिक्का गुप्त काल में। और उसके बाद कुषाणों ने चलाया था सीसा और प्रोटीन का सिक्का चलाया था, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। सबसे पहले इंडो ग्रीक के राजा मिनंडर ने चलाया था। उसके बाद अभिलेख खुदवा करके जो टांग देते हैं उसको अभिलेख कहते हैं। प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि, एक्रोस्टी लिपि और अरमाइक यानी ग्रीक लिपि, ये सारे अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख की भाषाएँ हैं। उसके बाद कुछ राजा से इम्पोर्टेंट अभिलेख है, संकर्ण रूप से भीतरी खारवेल साथी गुफा अभिलेख, हॉल अभिलेख, रुद्राम से जुना रूप से पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद कुछ भानुगुप्त ईरान अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को उदयगिरी से मिलता है। तुलु अभिलेख से कुमारगुप्त सूर्यकालीन से, मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलता है। बोगज कोई अभिलेख से, अरुण वरुण नासत्य का, मेरे हृदय से, भगवंत से, कुछ लेखक से देख लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।